विंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय की इस ऑनलाइन कक्षा में हम पुनः आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हैं। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने थार्नडाइक के सिद्धांत के बारे में पढ़ा। आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जब भी आप वीडियो को देखिए तो शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, जिससे आप अधिक से अधिक चीज़ों को सीख सकें। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, कोई भी चीज़ छूटने न पाए। चलिए देर न करते हुए सबसे पहले हम पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के कुछ अन्य नाम भी पढ़ते हैं, जो जिन अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को हम अन्य नामों से भी जानते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए आपके सम्मुख कुछ नाम दिए हुए हैं, ये सभी नाम अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को ही इंडिकेट करते हैं। जैसे पहला नाम है इसका क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, पावलोवियन कंडीशनिंग भी कहते हैं, उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है, और संबंध प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के नाम से भी इसको हम जानते हैं। अनुबंधित प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। तमाम परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत, आपने पढ़ा कि पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत होता है, और किसी ने लिख दिया उत्तेजना अनुक्रिया का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, आप नहीं जान रहे हैं, कैसे जानेंगे, कैसे उसका उत्तर देंगे। संबंध प्रत्यावर्तन प्रक्रिया तो किसने प्रतिपादित की, ये भी आप नहीं बता पाएंगे। अनुबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, जब आप पढ़े ही नहीं हैं तो कैसे बता पाएंगे कि किसने प्रतिपादित किया। तो इन नामों को भी जान लेना आवश्यक है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किसे कहते हैं, आप नहीं बता पाएंगे। तो और जबकि आपने पढ़ा है अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत को, आपने पढ़ा है, लेकिन अब उसका दूसरा नाम पूछ लिया कि शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत क्या है, आप नहीं जान रहे हैं। अरे हमने तो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत तो पढ़ा ही नहीं। तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको भी आप जान लीजिए कि अगर परीक्षाओं में इन नामों से प्रश्न पूछे जाएं तो आप समझ लीजिए कि अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत से ही ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें हमने समझ ली। अब आगे चलते हैं कि पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत का क्या अर्थ है, एक लाइन में उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। अगर हमसे कोई चलते चलते पूछ ले कि पावलोव के अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत क्या है भैया, बता दीजिए हमको, ठीक, तो हम क्या उत्तर देंगे, कुत्ता बिल्ली बताने लगेंगे कि कुत्ते को ये प्रयोग किया, वो प्रयोग किया, ये खिलाया, वो खिलाया, ऐसे नहीं बताएंगे। उसको व्यवस्थित ढंग से एक लाइन में हम कहेंगे कि जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो उसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। एक लाइन में सिर्फ इतना ही है। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जब स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो उसे हम, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जब स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो उसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि अस्वाभाविक उत्तेजना क्या है और स्वाभाविक अनुक्रिया है। इसके बाद तो अभी डिटेल में हम चलेंगे ही। देखिए अस्वाभाविक उत्तेजना, एक छोटा सा उदाहरण मैं अपनी तरफ से आपको दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कोई बालक है, वो बाजार गया, ठीक, और उसने इमली देख ली। क्या देख ली, इमली। इमली देखते हैं ना आप लोग, इमली खाई जाती है। इमली उसने देखी और इमली को खाया, खरीद लिया और खा भी लिया, ठीक। इमली को खाया तो उसके मुख से लार टपकने लगी, ठीक है, लार टपकने लगी। तो इमली जो हुआ, इमली आपका हुआ
इमली आपकी स्वाभाविक उत्तेजक हो गया, ठीक है। स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक उत्तेजना कहलाएगी। स्वाभाविक उत्तेजना, इमली को देखना स्वाभाविक उत्तेजना कहलाएगी। और लार का निकलना ये कहलाएगा अस्वाभाविक उत्तेजना। सॉरी, इमली को देखना स्वाभाविक उत्तेजना है, ठीक है। इमली को खाना स्वाभाविक उत्तेजना है, और लार का निकलना स्वाभाविक अनुक्रिया है। क्या है? स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है। जिसने भी इमली को खाया होगा उसके मुख से लार निकली होगी। हमारा तो नाम लेने से ही निकल रही है। चलिए, तो इमली को खाना और लार का निकलना ये कहलाएगा स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, ठीक है। अगर भविष्य में बालक के सामने सिर्फ इमली का नाम ले लिया जाए, ठीक है, क्या ले लिया जाए? इमली का नाम ही ले लिया जाए। इमली का सिर्फ नाम लिया जाए, ठीक। जैसे हमने अभी आपके सम्मुख इमली का नाम लिया होगा तो आपके मुख से लार टपक रही है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा कि किसके मुख से लार टपक रही है, ठीक। इमली का हमने नाम लिया तो भी बालक के मुख से लार टपकने लगती है, तो सिर्फ नाम ले लेना ये हो जाता है अस्वाभाविक उत्तेजना। क्या हो जाता है? अस्वाभाविक उत्तेजना। अस्वाभाविक उत्तेजना कहलाएगी ये, ठीक। और अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति भी जब लार टपक रही है तो वो कहलाएगा स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अनुक्रिया कहलाएगी, ठीक है। अस्वाभाविक उत्तेजना सिर्फ इमली का नाम ले लेना और बालक से मुख से लार टपकना ये कहलाएगी स्वाभाविक अनुक्रिया कहलाएगी। तो अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति आप देख रहे हैं, अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। साधारण शब्दों में सिर्फ इतना सा ही है। आप इस उदाहरण से आप इस चीज को समझ सकते हैं। ये उदाहरण रहा आपका, ठीक है। बालक जिसने इमली को खाया तो उसके मुख से लार टपकने लगी, मतलब स्वाभाविक उत्तेजना उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया वह हो रही है। फिर दूसरे क्रम में इमली का सिर्फ नाम ले लिए फिर भी लार टपक रही है, तो ये कहलाएगा अस्वाभाविक उत्तेजना, ठीक है। इमली उसके सामने है नहीं तो अस्वाभाविक हो गया। अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, तो ये कहलाएगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। जो अभी हमने अर्थ में पढ़ा कि जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो इसे हम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। इतनी चीजें समझ में आ गई। चलिए आगे हम पढ़ते हैं इनका प्रयोग। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया? आप चित्र के माध्यम से देख लीजिए। कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया। किस पर किया? परीक्षा में पूछ लिया कि पावलोव ने किस पर प्रयोग किया, थॉर्नडाइक ने किस पर किया, कोहलर ने किस पर किया, और बहुत सारे प्रयोग हैं। किस पर किया, स्किनर ने किस पर किया। तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, ठीक। अब चलिए इस प्रयोग को समझने से पूर्व हम ये जान लेते हैं कि पावलोव के इस प्रयोग को हम 3 भाग में बांट सकते हैं। पहला, अनुकूलन के पूर्व, जब कुत्ते का अनुकूलन नहीं हुआ उसके पूर्व पहला स्टेप। जब कुत्ते का अनुकूलन हो रहा है अनुकूलन के दौरान, ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप हो गया अनुकूलन के बाद, ये तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा इसमें जोड़ रहे हैं, आप इतनी चीजें समझिए। इन्होंने प्रयोग जब संपादित किया तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? कुत्ते के सामने स्वाभाविक उत्तेजक अर्थात भोजन को रखा,
भोजन, ये भोजन हो गया कुत्ते के सामने, भोजन उन्होंने रख दिया और देखा कि स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, अर्थात कुत्ते के मुख से लार टपक रही है। भोजन जब वह देखता है तो उसके मुख से लार टपकने लगती है, या भोजन को जब वह करता है तो उसके मुख से लार टपकने लगती है। तो यह कहलाता है स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति, स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जब स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है तो इसे हम अभी अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत नहीं कहेंगे, सिर्फ इतना हम कहेंगे कि स्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। ठीक, दूसरे स्टेप में जब अनुकूलन हो रहा है कुत्ते का तो उन्होंने क्या किया, इसी प्रयोग को उन्होंने जब किया तो सबसे पहले अस्वाभाविक उद्दीपक उन्होंने प्रस्तुत किया। अस्वाभाविक उद्दीपक अर्थात घंटी की आवाज को पहले उन्होंने घंटी बजाई और तत्काल उन्होंने उसको भोजन दिया। तो भोजन तो स्वाभाविक उद्दीपक है ही आपका, ये स्वाभाविक उद्दीपक यहां पर भी चल रहा है। ठीक, स्वाभाविक उद्दीपक मतलब भोजन उसने दिया, घंटी के साथ ही उसने भोजन भी दिया, तो कुत्ते के मुख से लार टपकने लगती है, अर्थात स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। इसी प्रयोग को उन्होंने कई बार किया, घंटी बजाई, भोजन दिया तो देखा कुत्ते के मुख से लार आ रही है। फिर उन्होंने उसी प्रयोग को फिर किया कि घंटी बजाई, भोजन दिया, कुत्ते के मुख से लार टपकने लगती है। इसी प्रयोग को उन्होंने कई बार किया। ठीक है, कई बार करने के पश्चात उन्होंने अंतिम बार अनुकूलन जब कुत्ते का हो गया, यहां पर अनुकूलन के दौरान ये अनुकूलन चल रहा है कुत्ते का, अनुकूलन हो चुका कुत्ते का, तो अनुकूलन के बाद उन्होंने क्या किया कि अस्वाभाविक उद्दीपक, ये जो यहां पर घटित हो रहा था अस्वाभाविक उद्दीपक, इन्होंने सिर्फ घंटी बजाई और घंटी बजाने के साथ उन्होंने देखा कि स्वाभाविक अनुक्रिया यहां पर भी संपादित हो रही है। घंटी बजाई तो लार टपकने लगा। जैसे घरों में हमारे अगर कुत्ता होता है तो हम कुत्ते को क्या करते हैं, टॉमी, मुंह से आवाज देते हैं, तो समझ लीजिए घंटी बज रही है, मुंह से आवाज देना टॉमी, और भोजन दिया। फिर हमने टॉमी बुलाया तो भोजन दिया। एक दिन हमने सिर्फ टॉमी बोल दिया, भोजन नहीं दिया, तो क्या कुत्ते के मुख से लार नहीं आएगी? तब भी लार आती है। तो वही चीज यहां पर भी है, हम उसको दैनिक जीवन में कर रहे हैं और यहां पर उन्होंने उसको प्रयोग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है कि अनुकूलन के दौरान घंटी बजाई, भोजन दिया, घंटी बजने के साथ उन्होंने भोजन दिया तो देखा लार टपकने लगी। जब अनुकूलन हो गया तो उसके बाद, अनुकूलन के बाद उन्होंने क्या किया कि स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया, मतलब घंटी बजाई, लेकिन भोजन नहीं दिया। यहां देखिए भोजन उन्होंने नहीं दिया, सिर्फ घंटी बजाई, तो देखा स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। ठीक है, स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है। तो अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति, यहां से ये वही सिद्धांत जो भी मैंने अर्थ आपको बतलाया था कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति, ये जो उद्दीपक है ये उत्तेजना का कार्य करती है। तो उन्होंने कहा कि अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति जब स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। ये इनका प्रयोग था। क्या था? प्रयोग था। अब इस प्रयोग में कुछ ऐसे प्रभावी प्रतिधारक हैं जिनको हमको जान लेना आवश्यक है। अनुकूलित अनुक्रिया के प्रभावक प्रतिधारक आपके सम्मुख दिए हुए हैं। ठीक है, किसी किताब में ये चीजें नहीं मिलती, हमने पहले ही आपको बता दिया। ठीक, बहुत खोजबीन करके आपके सम्मुख ये चीजें लेकर के हम उपस्थित हुए हैं। समझिए कि अभ्यास क्या है। ठीक है, अगर किसी बालक का या किसी कुत्ते का, किसी जानवर का, जैसे प्रयोग में बताया गया, अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक उत्तेजना, अस्वाभाविक उत्तेजना प्लस स्वाभाविक उत्तेजना, स्वाभाविक, अस्वाभाविक उत्तेजना और स्वाभाविक उत्तेजना। अस्वाभाविक उत्तेजना क्या था? हमने अभी बताया था अस्वाभाविक उत्तेजना थी घंटी,
अस्वाभाविक उत्तेजना क्या थी? घंटी थी। और स्वाभाविक उत्तेजना क्या थी? भोजन। ठीक। अगर दोनों को एक साथ घटित किया जाए, घंटी बजाइए तुरंत भोजन दे, तो निश्चित ही कुत्ते का अभ्यास बढ़ जाएगा, अनुकूलन हो जाएगा। ठीक है, या बालक का अभ्यास बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये इसका प्रतिधारक है। ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का यह प्रभावक प्रतिधारक है। समय देख लीजिए कि समय क्या है, कि अस्वाभाविक उत्तेजना और स्वाभाविक उत्तेजना के बीच अगर समय कम लग रहा है तो अनुकूलित अनुक्रिया बेहतर ढंग से घटित होगी। स्वाभाविक उत्तेजना मतलब घंटी को बजाने के साथ ही अगर आपने भोजन दिया, कम समय लिया, तो अनुकूलित अनुक्रिया बेहतर ढंग से होगी। ये था समय। समय भी इसका प्रभावक प्रतिधारक होगा। बाहरी बाधाएं, अगर स्वाभाविक उत्तेजना और अस्वाभाविक उत्तेजना के बीच कोई बाधा आ जाए, जैसे घंटी बजाए और अचानक कोई बाधा उत्पन्न हो गई, तो और उसके बाद फिर भोजन दिया जाए, तो अनुकूलित अनुक्रिया उतने अच्छे ढंग से गति नहीं करती या उसका सुदृढ़ नहीं होता। अनुकूलित अनुक्रिया सुदृढ़ नहीं होती। ठीक है, तो ये बाहरी बाधाएं भी इसको प्रभावित करती हैं। ठीक। प्रेरक क्या है? प्रेरक, भोजन जितना ही रुचिदायी होगा, रुचिकर होगा, भोजन जितना ही रुचिकर होगा, अधिगम उतना ही तीव्र होगा, अनुकूलित अनुक्रिया उतनी ही तीव्र होगी। ठीक। बुद्धि क्या है? जिस व्यक्ति के पास बुद्धि अधिक है, ठीक है, जिस जीव के पास बुद्धि अधिक है, निश्चित ही वह अपने बुद्धि का अधिकतम प्रयोग करेगा और अनुकूलित अनुक्रिया उसकी जल्दी होगी, दृढ़ होगी, शीघ्र होगी। आयु, छोटे बच्चों में बड़ों की अपेक्षा अनुकूलित अनुक्रिया तीव्र गति से होती है, क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं उनमें सामाजिकता अधिक होती है, सामाजिक बुराइयां अधिक होती हैं, सामाजिक समस्याएं अधिक होती हैं, तमाम परेशानियां होती हैं, दिमाग में बहुत झंझट रहता है उनके। ठीक, बड़े लोगों में। छोटे बच्चों में तो झंझट होता नहीं है, कोई समस्या होती नहीं है, खाए पिए अपना अनुक्रिया कर रहे हैं। तो अगर हम छोटे बच्चों, आयु की बात अगर हम कर रहे हैं, तो छोटे बच्चों में अनुकूलित अनुक्रिया तीव्र गति से होगी बड़ों की अपेक्षा। ठीक। मानसिक स्वास्थ्य, जिन व्यक्तियों का, जिन बालकों का मानसिक स्वास्थ्य जितना अच्छा होगा, अनुकूलित अनुक्रिया उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, तो ये प्रभावी प्रतिधारक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें कोई समस्या आपको हो नहीं रही होगी। मानसिक स्वास्थ्य जिनका गड़बड़ है, ठीक, उनका अनुकूलित अनुक्रिया उतने अच्छे ढंग से संपादित नहीं होगी, अनुकूलित अनुक्रिया उतने अच्छे ढंग से दृढ़ नहीं होगी अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। और अगर मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो निश्चित तौर पर उनका जो है अनुकूलित अनुक्रिया बेहतर ढंग से होगी। तो ये इसके प्रभावी प्रतिधारक रहे। अपेक्षा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं आप उसको सीख पा रहे हैं। अब आइए समझते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का हम कक्षा में किस प्रकार उपयोग कर सकते हैं। पहला, कि स्वभाव और आदत के निर्माण में अगर हम बालक के स्वभाव का परिवर्तन कर रहे हैं, उनकी आदतों का निर्माण कर रहे हैं, तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, कक्षा में उपयोग कर सकते हैं। बालक के स्वभाव और आदतों का हम निर्माण कर सकते हैं इस सिद्धांत के द्वारा। भाषा का विकास, अगर बालक में भाषा का विकास बेहतर ढंग से नहीं हो रहा है तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग हम भाषा में भी कर सकते हैं और भाषा का विकास तीव्र गति से बालक का करा सकते हैं। गणित शिक्षण में अगर हम गणित शिक्षण दे रहे हैं और बच्चा उसमें अनुक्रिया नहीं कर पा रहा है, ठीक, उसमें गति नहीं कर पा रहा है, उसमें अधिगम नहीं कर पा रहा है, तो हम अनुकूलित अनुक्रिया के इस सिद्धांत का गणित शिक्षण में भी उपयोग करके बच्चों को गणित के प्रति
अग्रसर कर सकते हैं। अभिवृत्तियों का विकास, अगर बालकों में अभिवृत्तियों का विकास नहीं हो रहा है तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग हम अभिवृत्तियों के विकास में भी कर सकते हैं। ये शिक्षा में उपयोगी चीज़ें हैं। मानसिक स्वास्थ्य और संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार हो सकता है। मानसिक स्वास्थ्य अगर बच्चे का अच्छा नहीं है, ठीक, और संवेगात्मक अस्थिरता है, संवेगों में उथल पुथल है, ठीक, तो हम इसकी अस्थिरता का भी उपचार अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के द्वारा कक्षा में कर सकते हैं। इसके बाद अनुशासन स्थापित करने में, विद्यालयों में, कक्षा में, ठीक, परिवार में अगर अनुशासन नहीं है तो भी हम अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग करके बालकों में अनुशासन को बढ़ावा दिला सकते हैं, दे सकते हैं। भय का निवारण, अगर बच्चे को अपने किसी परिवार के सदस्य से या किसी पाठ्यक्रम से या किसी विषय वस्तु से अगर उसको भय है, किसी एक्टिविटी से उसे भय है, तो हम अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का प्रयोग करके उनके भय का निवारण कर सकते हैं और उनको सही पथ पर लाने का कार्य कर सकते हैं। कक्षा में यह इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता होती है। सामाजिकरण में, बालक के सामाजिकरण में अगर कहीं से कोई बाधा उत्पन्न हो रही है सामाजिकरण में, तो हम इस सिद्धांत का प्रयोग करके बालक में अधिक से अधिक सामाजिक करण का विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को हमने आपको बता दिया कि अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का हम कक्षा में किस किस ढंग से, किस किस रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो आज की कक्षा में बच्चों इतना ही। अगर आपको कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आ रही है तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। हम पुनः आपको उन चीज़ों के बारे में समझाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अगली कक्षा के लिए तत्पर रहिएगा, तैयार रहिएगा।